वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रात के 10 बजे संजना और अमित साथ में डिनर कर रहे थे। संजना अमित को फार्म हाउस के बारे में सब कुछ बता रही थी, पर अमित को उसकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने मोबाइल में ही लगा हुआ था। संजना उसे देखकर नाराजगी के साथ बोलती है, अमित मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ, पर तुम हो कि मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अमित मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी ये फालतू बक बक सुनने का। संजना मैं फालतू का बक बक करती हूँ क्या? अमित उसे कोई जवाब नहीं देता और फिर अपने डिनर का प्लेट उठाकर कमरे में चला जाता है। संजना कुछ देर के बाद सारा काम निपटाकर कमरे में आती है, पर वो कमरे के अंदर का नजारा देखकर चौंक जाती है। अंदर बेड पर नोटों की गड़ियां पड़ी हुई थी और उन नोटों के बीच में अमित लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। संजना अंदर आ जाकर उन नोटों की गड्डियों की तरफ देखकर बोलती है, अमित तुम्हारे पास ये इतने पैसे सारे पैसे कहाँ से आए? अमित एक गड्डी उठाकर अपने होठों से चूमते हुए बोलता है कि ये सब मेरे पैसे हैं। तुम वो फार्म हाउस की बहुत तारीफ कर रही थी ना, चिंता मत करो, उससे भी बड़ा मेंशन बनवाऊंगा, देख लेना। संजना पर ये कैसे? अमित उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है। संजना तुरंत उठकर बैठ जाती है और नोटों की गड्डियों को उठाकर देखने लगती है। अमित भी बैठते हुए बोलता है, तुम्हें पता है जान, जब रुद्र सर 2 दिन ऑफिस में नहीं देना तो मैंने बहुत मेहनत की। संजना मतलब अमित कुछ नहीं, थोड़ा सा अमाउंट में घोटाला कर दिया और रुद्र सर मुझ पर बहुत यकीन करते हैं। उन्होंने चेक भी नहीं किया और देखो इतने सारे पैसे मुझे मिल गए। संजना उसकी ये बात सुनकर गुस्से में बोलती है, मतलब तुमने तुमने रुद्र सर के साथ धोखा किया है? अमित हंसते हुए छोड़ो ना, और वैसे भी उस रुद्र के पास बहुत सारे पैसे हैं, पैसों का समुद्र है समुद्र। अगर उनमें से मैंने कुछ पैसों की छींटे अपने नाम कर भी ली तो रुद्र को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संजना उसकी ये बात सुनकर गुस्से में उठते हुए बोलती है, तुमने बहुत गलत किया अमित। रुद्र सर तुम पर इतना भरोसा करते हैं, पर तुमने उनके भरोसे को ही तोड़ दिया। अभी के भी ये पैसे सर को देकर आओ और उनसे माफी भी मांग लेना, क्योंकि अगर उन्हें बाद में पता चला ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और तुम्हारी इस हरकत के कारण मेरा सर भी श्रेया के सामने झुक गया है। मुझे ये बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? कम से कम श्रेया के बारे में तो सोचते, वो हमारी दोस्त है। जब उसे पता चलेगा कि उसे कितना दुख पहुंचेगा। अमित उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता, अपनी बकवास बंद करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं किसी को पैसे नहीं देने चाहूंगा और ना ही माफी मांगूंगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। संजना गुस्से में अपना मोबाइल उठाकर बोलते हैं, ठीक है तो फिर मैं ही रुद्र सर को कॉल करके सब कुछ बता देती हूँ। इतना बोलकर रुद्र का नंबर डायल करने लगती है। तभी उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है, जिससे संजना के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वह फर्श पर गिर जाती है। उसके हाथ से भी मोबाइल छूटकर गिर जाता है। संजना अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से अमित की तरफ देखने लगती है। अमित ने आज पहली बार उस पर हाथ उठाया था। अमित उसे देखकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, कितनी मुश्किल से मैंने इतने इतने सारे पैसे लिए हैं और तू मेरा सारा प्लान खराब करने पर तुली हुई है। अपने काम से काम मतलब रख और दोबारा अगर मेरे मामले में दखल अंदाजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संजना उसकी बात सुनकर गुस्से में खड़े होते हुए बोलती, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी, मैं रुद्र सर को बता कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अमित गुस्से में अपना बेल्ट निकालने लगता है। संजय देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो अमित? अमित मैं अपने रास्ते में किसी को आने नहीं दूंगा। बहुत जुबान चलने लगी है ना तेरी, जब से वहां से लौट कर आई है तब से बहुत बोल रही है, कितनी मुश्किल से मुझे इतने सारे पैसे मिले। अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते ना तो अपना मुंह बंद करके रख। संजना बिल्कुल नहीं, मैं रुद्र सर को सब कुछ बता दूंगी। अमित तू कब तक बताएगी ना, जब मैं तुझे बताने दूंगा। इतना बोलकर वो संजना को बेल्ट से मारने लगता है। संजना की जगह पूरे घर में गूंज रही थी, पर कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। संजना फर्श पर लेटी रो रही थी, उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसे बहुत ही बुरी तरह से अमित ने मारा था। अमित आराम से सोफे पर बैठा हुआ था, शराब पी रहा था। वो गुस्से में संजना की तरफ देखकर बोलता है, आज के बाद से तू इस घर से बाहर नहीं जाएगी और नहीं श्रेया से बात करेगी। तेरा मोबाइल अब मेरे पास रहेगा। अगर घर के बाहर कदम रखा ना तूने तो मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा। संजना उसकी बात सुन रही थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अमित शराब की पूरी बोतल खाली कर देता है, फिर बेड पर आकर लेटकर नोट की गड्डियों पर अपने हाथ फेरते हुए बोलता है, मेरे पैसे कितनी मुश्किल से इतने सारे पैसे मिले मुझे। मैं मेरे पैसों को खुद से दूर नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। अब तो धीरे धीरे मैं उस रुद्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब अपने नाम करवा लूंगा। मैं सभी अमीर इंसान बन जाऊंगा। ये सब बोलते हुए उसकी आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में सो जाता है। संजना अमित की तरफ देखती है और फिर जल्दी से टेबल से मोबाइल उठाकर बाहर हॉल में आ जाती है। वो सोफे पर बैठकर शान को कॉल लगाती है। शान सो रहा था, तभी उसका मोबाइल बजने लगता है। शान नींद में ही मोबाइल उठाकर बोलता है, संजना रोते हुए बोलते, शान शान। संजना के रोने की आवाज सुनकर एक झटके में अपनी आंखें खोलकर और बैठ जाता है और फिर धीरे से बोलता है, संजना क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे? संजना शान आ जाओ, ये एक लाइन बोलकर संजना कॉल कट कर देती है। शान अपने मोबाइल की तरफ देखता है और फिर जल्दी से कार की चाबी उठाकर कमरे के बाहर आ जाता है। करीब 10 मिनट बाद संजना के घर की बेल बजने लगती है। बेल की आवाज सुनकर संजना दरवाजे की तरफ देखती है। शान सिर्फ 10 मिनट में उसके घर पहुंच चुका था, जबकि रुद्र के मेंशन से संजना का घर अब 1 घंटे दूर था। संजना बेल की आवाज सुनकर तुरंत दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोल देती है। दरवाजे पर शान खड़ा था और बुरी तरह हौंक रहा था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसने कितनी स्पीड में कार चलाई होगी। शान संजना को देखने लगता है। संजना के शरीर में चोट और निशान देखकर शान बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो संजना का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर नम आंखों से बोलता है, संजना ये क्या हुआ? इतनी सारी चोट लगी कैसे? ये सब कैसे हुआ? किसने मारा तुम्हें? बताओ मुझे।
वादा करता हूँ उस इंसान की जान ले लूँगा मैं जिसने भी मेरी संजना को तकलीफ पहुँचाई है। मैं उसे तड़फा-तड़फा कर मारूँगा। संजना शान की बात सुनकर रोते हुए उसके गले से लग जाती है। शान भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। शान की आँखों में भी आँसू गिरने लगते हैं। संजना की चोट देखकर शान के दिल में भी दर्द होने लगता है। शान संजना का चेहरा अपने हाथों में थाम कर उससे पूछता है, बताओ संजना, किसने मारा है तुम्हें? एक बार बस मुझे उसका नाम बता दो। संजना अपनी लड़खड़ाती जुबान से अमित का नाम लेकर शान की बाहों में बेहोश हो जाती है। शान ये देखकर जल्दी से अपनी गोद में उठा लेता है और फिर अपनी कार में ले जाकर अच्छे से लेटा देता है। उसके बाद वे को ड्राइंग सीट पर बैठकर कार अस्पताल की तरफ मोड़ देता है। उसे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अमित की जान लेना चाहता था, पर उससे पहले संजना उसके लिए महत्वपूर्ण थी। शान बहुत ही तेजी से कार चला रहा था। कुछ ही मिनट में एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने आकर कार रोक लेता है। वो हॉस्पिटल रुद्र का था। शान संजना को अपनी गोद में उठाता है और अस्पताल के अंदर आ जाता है। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और नर्स शान को बहुत पहले से जान देते। शान एक डॉक्टर को गुस्से में बोलता है, जल्दी से जल्द इसका इलाज स्टार्ट करो। इसके इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर शान का गुस्सा देखकर घबरा गए थे। वो जल्द से जल्द संजना को ऑपरेशन रूम में शिफ्ट करते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं। शान बाहर बेंच पर ही बैठा हुआ था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। करीब आधे घंटे के बाद उसका मोबाइल बजता है। शान मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखता है। उसे सरैया का कॉल आ रहा था। शान कॉल उठाकर हेलो बोलता है। सरैया, शान कहाँ हो आप? इतनी रात हो गई, आप कहाँ चले गए? आपके कमरे की लाइट ऑन थी, मैं आपके कमरे में गई तो देखा कि आप कमरे में नहीं हो। कहाँ गए आप? शान सरैया को सारी बात बता देता है। सरैया भी शान की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो उससे आगे बोलती है, शान आप चिंता मत करो, मैं भी हॉस्पिटल पहुंच गई। संजना को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। शान ठीक है भाभी, आप जल्दी आ जाओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। सना फिर कॉल कट कर रुद्र को सब कुछ बताती है। कुछ देर के बाद रुद्र भी अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। वहीं डॉक्टर भी ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं। शान डॉक्टर को देखकर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर शान को देखकर, सर उन्हें बहुत मारा गया है, उनके शरीर में कई जगह चोटें लगी हुई है, वे सारे जख्म भरने में समय लगेगा। हमने अपनी पूरी तरह से कोशिश की है, पर अभी भी बेहोश है, उन्हें कब तक होश आएगा हम बता नहीं सकते। डॉक्टर की बात सुनकर शान के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आने लगता है। उसका मन कर रहा था कि वह भी जाकर अमित को जान से मार दे, पर इस समय संजना उसके लिए ज्यादा जरूरी थी। शान का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो तुरंत संजना के पास चला जाता है। संजना की आंखें बंद थी, पर उसके चेहरे पर दर्द साफ महसूस हो रहा था। शायद संजना के पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। डॉक्टर शान से बोलता है, सर आप बाहर जाइए, मैडम को आराम करने के दीजिए, उन्हें आराम की बहुत जरूरत है, वो जितना आराम करेगी उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगी। शान डॉक्टर की बात सुनकर संजना की तरफ देखता है और फिर उसके माथे पर किस कर अपने होठ उसके कान के पास लाकर धीरे से बोलता है, डरना नहीं बेबी, मैं तुम्हारे पास हूँ। अब मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, और जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है ना, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं उस इंसान को बहुत बुरी मौत दूंगा। ये बोलकर वह संजना के माथे को चूम लेता है और फिर कमरे के बाहर चला जाता है। शान कमरे के बाहर आकर अपना हाथ पीछे से जोर से दीवार पर मारता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। शान पलटकर पीछे की तरफ देखता है। उसके सामने सरैया और रुद्र खड़े थे। सरैया, संजना ठीक तो है ना? शान, भाभी वो अंदर है, अभी बेहोश है, डॉक्टर ने कहा है कि उसे कुछ देर में होश आ जाएगा, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है भाभी, उस उम्मीद के कारण संजना की ऐसी हालत हुई है। मैं उस उम्मीद को नहीं छोड़ूंगा और मैं उसे जान से मार दूंगा। रुद्र, उस उम्मीद के साथ क्या करना है वो मैंने सोच लिया है, तू चल मेरे साथ। और सरैया तुम यहीं रहना संजना के पास, हम दोनों थोड़ी देर में आ जाएंगे। सरैया रुद्र की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है। रुद्र शान को लेकर वहां से चला जाता है। सरैया भी उनके जाने के बाद एक कमरे के अंदर आकर संजना के पास चली जाती है। आधे घंटे बाद एक अंधेरे कमरे में एक आदमी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसे बुरी तरह से मारा जा रहा था। कुछ देर के बाद कमरे का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही कमरे में चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और उस आदमी का चेहरा साफ साफ दिखने लगता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि संजना का पति अमित था। अमित को कुर्सियों से बांधा गया था और रुद्र के आदमी उसे मार रहे थे। रुद्र फिर अपने आदमियों को आंखों से इशारा करता है। रुद्र का इशारा पाते ही उसके आदमी साइड हट जाते हैं। रुद्र फिर गुस्से में अमित की तरफ देखता है। अमित रुद्र की आंखें देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। रुद्र, तुझे क्या लगा था कि तू मेरी कंपनी में पैसों का घोटाला करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं इसलिए इतने दिन तक चुप था क्योंकि तू मेरी सरैया का दोस्त संजना का पति था। मैंने सोचा कि कुछ पैसे ले लिए तो क्या होगा, जाने देता हूँ, पर तूने तो आज अपनी पत्नी पर हाथ उठाया है। तूने बहुत गलत किया। तुझे पता है संजना से मेरा भाई प्यार करने लगा है और तूने मेरे भाई के प्यार पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। संजना को चोट पहुंचाकर। शांत रुद्र की तरफ बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगता है क्योंकि उसने रुद्र को कभी नहीं बताया कि वह संजना से प्यार करता है। फिर रुद्र को कैसे पता चली ये बात? शान रुद्र को देख रहा था, पर रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। शान फिर अपनी आंखें बंद करके समझ जाता है कि रुद्र से कोई बात नहीं छिप सकती। अमित रुद्र के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप चाहे तो मुझे जितना मार लीजिए, पर प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं संजना को तलाक दे दूंगा। आपका भाई फिर उससे शादी कर सकता है। मैं फिर दोबारा कभी संजना और शान की जिंदगी में नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से। रुद्र अपने आदमी से अमित की रस्सा खोलने के लिए बोलता है। रुद्र के आदमी अमित के रस्से को खोल देते हैं। रुद्र का एक बॉडीगार्ड जाकर अमित के सामने एक पेपर आगे बढ़ाकर बोलता है, साइन करो इसमें। अमित उन पेपर की तरफ देखता है। वो तलाक के पेपर थे जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अब
समित का संजना से कोई रिश्ता नहीं है। संजना पूरी तरह से आजाद है। रुद्र गुस्से में जब जल्दी से पेपर पर साइन कर देता है। अमित रुद्र का गुस्सा देखकर बॉडीगार्ड से पेन लेकर तुरंत इस पेपर पर साइन कर देते हैं। बॉडीगार्ड फिर पेपर और रुद्र को लेकर दे देते हैं। रुद्र शान की तरफ देखकर बोलता है, ये तेरा गुनाहगार, इसे जो सजा देनी है तू दे सकता है। ये बोलकर रुद्र पेपर लेकर वहां से चला जाता है। शान गुस्से में अमित को देखने लगता है। अमित शान का गुस्सा देखकर उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, आपको अगर सजना चाहिए तो आप उसे अपनी बना सकते हैं, मैं बीच में नहीं आऊंगा। शान उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने सजना का चेहरा घूमने लगता है, जिसमें सजना रो रही थी जब अमित ने उसे मारा था। शान फिर गुस्से में अपनी आंखें खोलता है और अमित के पास आकर टेबल पर रखा एक फ्लावर वास उठाकर अमित के सिर पर फोड़ देता है। वास लगते ही अमित के सिर से खून निकलने लगता है और उसके चीख पूरे कमरे में गूंज उठते हैं। कमरे में मौजूद गाड़ियां देखकर सुन रह जाते हैं। शान फिर अमित पर चिल्लाते हुए बोलता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सजना पर हाथ उठाने की। अमित डर से शान को ही देख रहा था। शान अपना जूता अमित के चेहरे पर रखकर उसे मारने लग रहा है। अमित उसका पैर पकड़कर उसे गिराने की कोशिश करता है पर वो नाकाम हो जाता है। शान उसके हाथ पे पर जोर से एक लात मारता है और उसके हाथ की उंगलियों को अपने जूते से जोर से मसल देता है, जिससे अब फिर से अमित की चीख उस कमरे में गूंजने लगती है। शान कुछ देर बाद अमित का कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करता है। उसके दोनों हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ देता है। अमित बुरी तरह से चीख रहा था पर शान पर उसके चीखने का कोई असर नहीं हो रहा था। वो अमित को जान से मार देना चाहता था। शान अपनी गन निकाल कर लोड करते हुए बोलता है, बहुत जी लिया तूने, पर अब तू मरेगा। मैं तेरी जान ले लूंगा पर इतनी आसान मौत भी नहीं तुझे नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ तुझे सजा अपने हाथों से मारे, लेकिन जब तक मेरी सजा पहले की तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुझे इतना तड़पाऊंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। वो दर्द कभी तू सहन नहीं कर पाएगा। तू मौत की भीख मांगेगा पर तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। ये बोलकर वे गार्ड की तरफ देखता है। गार्ड एक इंजेक्शन लाकर शान के हाथ में रख देता है। अमित उस इंजेक्शन को देखकर डरते हुए बोलता है, ये किस चीज का इंजेक्शन है। शान गुस्से में बोलता है, तुमने मेरी संजना को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत दर्द दी है उसे, पर उससे ज्यादा दर्द अब में तुम सहन करोगे। तुम्हें पता है ये इंजेक्शन लगाने से थोड़ी ही देर में तुम्हारे शरीर में भयंकर दर्द होने लगेगा और वे दर्द इतना भयानक होगा कि तुम सहन नहीं कर पाओगे, पर तुम्हें सहन करना पड़ेगा। तुम्हें पता है उस दर्द में तुम बहुत तड़पोगे, मौत की भीख मांगोगे, पर तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। अमित शान की बात सुनकर डरते हुए बोलता है, मैं नहीं शान, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए वापस इंडिया चल जाऊंगा। अब कभी भी दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। इतना बोलकर वो रोने लगता है। शान उसे रोता हुआ देख अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मेरी सजना ने भी ऐसे ही आंसू बहाए होंगे तुम्हारे सामने। वो भी तुमसे रिक्वेस्ट कर रही होगी उसे छोड़ देने के लिए, लेकिन नहीं, तुम पर उसे दया नहीं करते। मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं, मैं तुम्हें अभी बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। ये बोलकर अपने दो आदमियों की तरफ इशारा करता है। वे दोनों आदमी आकर अमित का हाथ पकड़ लेते हैं। शान फिर अमित के पास आकर उसका बाजू पकड़कर उसे इंजेक्शन उसके हाथों में लगा देता है, जिससे अमित की चीखें निकलने लगती है। वो चीखें इतनी जोर की थी कि वो पूरे घर में उसकी आवाज गूंजने लगती है। शान उन आदमियों की तरफ देखकर बोलता है, इसे ले जाओ यहाँ से। दोनों आदमी फिर अमित को वहां से ले जाते हैं। अमित को सजा देने के बाद शान हॉस्पिटल में वापस आ जाते। वो फिर ऑपरेशन रूम की तरफ देखता है। एक दिन से ऑपरेशन रूम के बाहर आती है। शान उस नर्स से सवाल करता है, संजना कैसी है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। नर्स जी संजना मैडम को तो हमने दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया है। शान कौन से कमरे में। नर्स वीआईपी कमरे में, और हमने उन्हें शिफ्ट कर दिया है, आप वहाँ उनसे मिल सकते हैं। शान ये सुनकर तुरंत वीआईपी कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे का दरवाजा बाहर से लगा हुआ था। शान दरवाजा खोलकर सीधा अंदर चला जाता है। अंदर सरिया संजना के पास बैठी हुई थी और संजना उसे सब कुछ बता रही थी। वहीं रुद्र भी सोफे पर बैठा संजना और सरिया को देख रहा था। संजना और सरिया अचानक से दरवाजा खुलने से दरवाजे की तरफ देखने लगती है। शान फौरन कमरे के अंदर आता है। शान को अपने सामने देखकर संजना के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो उठने की कोशिश करने लगती है पर शान जल्दी से उसके पास आकर उसके दोनों हाथों से कंधा पकड़कर उसे वापस लेटाते हुए बोलता है, अभी नहीं, अभी हाथ में ड्रिप लगा है, अभी उठोगी तो दर्द होगा, अभी लेटे रहो, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, अब कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। शान की बात सुनकर संजना क्या के बाहर आती है। शान उसके आंसू पोंछते बोलता, नहीं बेबी, अब तो मुझे तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं देखना, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। संजना पर अमित संजना अपनी बात पूरी कर पाती तभी शान उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, अब उस अमित की चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, उसे मैंने सजा दे दी है, उस आगे की सजा तुम ठीक होने पर उसे दे देना। पहले तुम ठीक हो जाओ, आगे की बात हम बाद में करेंगे। संजना उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। एक हफ्ते बाद संजना रोज के मेंशन में रहने लगी थी। उसके लिए शान ने अलग कमरा बनवाया था। कमरे में सारी चीजें उपलब्ध थी और वे कमरा दिखने में बेहद खूबसूरत था। शान ने घर में सबको बोल दिया था कि वे संजना से प्यार करता है और शादी करेगा तो उससे ही करेगा। वही संजना के साथ जो भी हुआ था वे सब भी घर के सदस्यों को पता चल गया था। सभी संजना के साथ थे। घर में सभी को संजना पसंद आ गई थी। दादाजी ने खास शान से कहा था कि जब तक उसकी और संजना की शादी नहीं हो जाती तब तक संजना और इस अलग कमरे में रहना पड़ेगा। शान संजना के कमरे में आता है। संजना बेड पर बैठी किताब पढ़ रही थी। शान उसके पास आकर किताब उसके हाथ से लेकर टेबल पर रखते हुए बोलता है, क्या पढ़ रही हो, जब देखो हर वक्त पढ़ती रहती हो संजना, तो और क्या करूँ। शान उसका हाथ पकड़कर प्यार से बोलता है, मुझे देखो, मुझसे प्यार से बातें करो, जिसे सुनने के लिए मैं हमेशा से तरसता आया हूँ और तुम्हारे मुझे वो 3 शब्द भी सुनना चाहता हूँ। संजना मुझे अगर कौन से 3 शब्द। शान, आई लव यू। संजना, अच्छा तो तुम्हें मेरे मुंह से ये
सुनना है? सान हाँ सुनना चाहता हूँ, चलो जल्दी से बोल दो मुझे आई लव यू। संजना जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए बोलती है, नहीं अभी मेरा मूड नहीं है। शांत तो तुम्हारा मूड कब बनेगा? मुझे एक टाइम बता दो, मैं उस वक्त आ जाऊंगा तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए। संजना उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। शान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम्हें अगर मुझे परेशान करना है ना तो तुम्हारे पास पूरी जिंदगी है मुझे परेशान करने के लिए, क्योंकि अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। संजना आई लव यू सो मच। संजना उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके गले लगकर बोलती है, आई लव यू टू शान। संजना की मुझे आई लव यू सुनकर शान के होठों पर बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। वो और कसकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तभी सनैया शान की कान पकड़ लेती है, जिससे शान की चीख निकल जाती है। वो फिर जल्दी से संजना से अलग होता है और सरैया की तरफ देखता है। सरैया अपने कमर पर हाथ रखकर गुस्से में उन दोनों को घूर रही थी। वहीं सरैया के पीछे रुद्रसेना और सलोक भी खड़े थे। दादाजी ने नैना और सलोक को भी घर पर बुला लिया था, क्योंकि 2 दिन के बाद संजना और शान की सगाई की डेट निकली थी। और फिर उसके 1 हफ्ते बाद उन दोनों की शादी होने वाली थी। सरैया संजना और शान को आंखें दिखाकर बोलते हैं, तुम दोनों साथ में कमरे में क्या कर रहे हो? दादाजी ने कहा है ना कि जब तक शादी नहीं हो जाती तुम दोनों अलग रहोगे, तो फिर क्या हो रहा है यहाँ? संजना सरैया की बात सुनकर झेप जाती है और उससे अपनी नजर चुराने लगती है। सरैया देखकर मन ही मन हंसती है, पर वो उस गुस्से में होने का नाटक दिखा रही थी। शान फिर बेड से उठते हुए बोलता है, भाभी दादाजी ने ये कैसी शर्त रख दी है? एक तो इतनी मुश्किल से मुझे संजना मिली है और उन्होंने हमें लग रहने के बोल दिया। मैं तो बस संजना के मुंह से आई लव यू सुनने के लिए उसके कमरे में आया था। अभी हमारा रोमांस स्टार्ट ही हुआ था कि अब आप सब आ गए कबाब में हड्डी बनकर। नैना, अच्छा जी अब संजना मिल गई तो हम तुम्हें कबाब में हड्डी लगने लगे। शान संजना के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते बोलता, हाँ तो और नहीं तो क्या रुद्र, ज्यादा मत बोल समझा। और तुम दादाजी ने 2 दिन के बाद सगाई की डेट निकाली है। शान ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या सच में 2 दिन के बाद मेरी और संजना की सगाई है? रुद्र, हाँ। और फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद शादी में बस तुम्हें ये बताने आया गया था कि तू संजना को लेकर जा और सगाई की रिंग पसंद कर ले, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम भी बिता लेना। शान रुद्र की बात सुनकर उसके गले लगते हुए बोलता, थैंक्स भाई, एक आप ही तो हो जो मुझे समझते हैं। सही, यहाँ ठीक है, हम सब तो चिल्ला दे। क्यों? शान उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। वो फिर संजना से बोलता है, जल्दी से तैयार हो जाओ संजना। संजना अपना सर हिला देती है। 20 मिनट बाद संजना तैयार होकर नीचे हॉल में आते हैं। नीचे हॉल में सभी बैठे हुए थे। शान संजना को देखकर मुस्कुरा देता है। संजना ने बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें बहुत प्यारी लग रही थी। शान की माँ उससे बोलती, संजना जो कोई भी रिंग पसंद आए चाहे कितनी भी महंगी हो ले लेना। शान, माँ आप चिंता मत करो, मैं रिंग संजना की पसंद की ही लूंगा। ये बोलकर वो संजना के सामने अपना हाथ बढ़ा देता है। संजना भी मुस्कुराकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। शान फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद अवंतिका जी मुस्कुराकर बोलती है, चलो अच्छा है कि हमारे शान की जिंदगी में उसका प्यार आ गया है। उसके होठों पर मुस्कुराहट देकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वरना कुछ दिन पहले शान बहुत उदास उदास और अकेला रहने लगा था, पर अब उसके होठों पर फिर से मुस्कुराहट आ गई है। मेरी अब भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य पर किसी कभी भी कोई मुसीबत ना आए और सब ऐसे ही मुस्कुराते और प्यार से रहे। अवंतिका जी की बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। संजना और शान अपनी सगाई की रिंग पसंद करने के लिए जा रहे थे। शान कार चला रहा था और संजना उसके बगल में बैठी हुई थी। वो बाहर की तरफ देख रही थी। तभी शान अपना हाथ उसके सिर पर रख देता है। संजना उसकी तरफ देखने लगती है। शान मुस्कुराकर उसे आंख मारता है। संजना उसका चेहरा सामने की तरफ करते हुए बोलते, मिस्टर शान आप सामने देखकर कार चलाइए, वरना हम दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे बाद में देख लीजिएगा। शान उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती तो हम क्या करें? संजना उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। शान भी मुस्कुरा देता है। कुछ देर के बाद शान अपनी कार शहर के बाहर वाले रास्ते पर ले जाने लगता है। संजना ये देखकर उसे बोलती है, शान हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो सगाई की रिंग पसंद करने जा रहे थे ना, तो ये तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? शान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और गाड़ी तो उसकी तरफ मोड़ लेता है। अब उसकी कार सुनसान रास्ते पर चलने लगी। संजना पहाड़ की तरफ देख रही थी। वहां रोड के दोनों तरफ जंगल नजर आ रहा था और वहां मुश्किल से इक्का दुक्का कोई दिख रहा था। संजना ये देखकर थोड़ा घबरा जाती है और फिर ऐसे शान से बोलते, शान मैं तुमसे कुछ पूछ रही कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शान देखते जाओ, मैं अभी तुम्हें कार में कुछ नहीं बता सकता, तुम खुद ही देख लेना। संजना उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है और फिर से कार की बाहर की तरफ देखने लगती है। कुछ देर के बाद कार एक घर के सामने आकर रुकती है। कार के बाहर कुछ लोग पहरा दे रहे थे। शान कार से उतरता है और फिर संजना की तरफ का दरवाजा खोलकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। संजना उसके हाथ की तरफ देखने लगती है। शान उसे देखकर, संजना बाहर आ जाओ, घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। संजना उसकी बात सुनकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बाहर आती है। शान उसे घर के अंदर ले जाता है। घर के बाहर खड़े लोग शान को देखकर अपना सर झुका लेते हैं। शान भी धीरे से अपना सर हिलाता है और फिर संजना को घर के अंदर ले जाता है। संजना ये सब कुछ देख रही थी। घर के अंदर भी कुछ लोग थे और उन सबके हाथों में गन थी। वहीं एक कमरे में किसी के लगातार चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कोई अपनी मौत की भीख मांग रहा था। वे बार बार बोल रहा था कि उसे मार दिया जाए। वो अब जीना नहीं चाहता है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो आज आवाज किसी आदमी की नहीं थी। वो उसकी आवाज में बहुत दर्द था। संजना उस आदमी की दर्द भरी आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और शान के बाजू को कसकर अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। शान एक नजर उसकी तरफ देखता है, फिर उसे कमरे की तरफ ले जाकर उस कमरे का दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही अंदर तेज रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठता है। संजना फिर शान के साथ कमरे के अंदर जाकर देखती है। अंदर अमित और को कुर्सियों से बांधा गया था और वे लगातार चिल्लाए जा रहा था। उसे बुरी तरह से मारा भी गया था। संजना अमित को इस हालत में देखकर
बहुत ज़्यादा डर जाती है और शान की तरफ देखती है। कहीं शान की आंखों में अमित को देखकर फिर से गुस्सा उतर आता है। वो अपनी गन निकालकर उसे लोड करते हुए संजना के हाथों में पकड़ा देता है और बोलता है, ये लो, इसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। मैंने इसे अब तक इसलिए जिंदा रखा था कि तुम इसे अपने हाथों से सजा दे सको। तो ये गन पकड़ो और मार दो इसे। अमित संजना को गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, फिर संजना प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है। तुम मुझे बहुत प्यार करती थी पर मैंने कभी तुम्हें इज्जत नहीं दी और ऊपर से तुम पर हाथ भी उठाया। तुम मुझे गलती करने से रोकती थी पर मैं हर बार तुम्हें डांट कर चुप करवा दिया करता था। मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। संजना प्लीज मुझे जान से मत मारो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी और शान की जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं इंडिया वापस चला जाऊंगा और अब कभी भी लौट कर तुम दोनों की जिंदगी में नहीं आऊंगा। प्लीज संजना मुझे मत मारो, जाने दो मुझे यहाँ से। संजना शान की तरफ देखती है। शान गुस्से में अमित की तरफ देखकर बोलता है, संजना इसकी बातों में मत आओ, इसे मार दो। संजना गन जमीन पर फेंक कर अपना सरनामा में हिला देती है। शान ये देखकर नाराजगी से बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो संजना? संजना शान का चेहरा अपने हाथों में था। वो उसे समझाते हुए बोलते, शान प्लीज इसे इसकी गलती का एहसास हो चुका है और तुमने भी तो इसे सजा दे दी है ना, तो मैं इसे जान से नहीं मार सकती। और प्लीज तुम भी इसे अब यहाँ से जाने दो। शान नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। शान क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? प्लीज इसे जाने दो यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि हमारी नई जिंदगी की शुरुआत किसी के खून से हो। मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत खुशियों के साथ करना चाहती हूँ। प्लीज अमित को जाने दो यहाँ से। और एक बार सोचो, और एक बार ये सोचो, ये भी तो सोचो कि अगर अमित के साथ यहाँ नहीं आई थी तो मैं तुमसे कैसे मिलती? अगर कुछ बुरा हुआ तो अच्छा भी तो हुआ है ना। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ शान और अब तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी खुशी से बिताना चाहती हूँ। प्लीज इसे जाने दो यहाँ से। इसके लिए इस इसके किए की सजा मिल चुकी है। शान अमित की तरफ गुस्से में देखता है। अमित उसे देखकर अपना सर झुका लेता है। शान फिर अपने एक आदमी को आवाज लगाता है। आदमी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। शान दूसरा वाला इंजेक्शन लेकर आओ। उस आदमी शान के चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो आदमी अपने हाथ में एक इंजेक्शन लेकर आता है। शान फिर अमित की तरफ देखकर बोलता है, इसकी रस्सी खोल दो और ये इंजेक्शन इसे लगा दो। अमित फिर से इंजेक्शन देकर घबराते हुए बोलता है, अब तुम मुझे कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हो? प्लीज मुझे मत मारो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी और संजना की जिंदगी से चला जाऊंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। शान गुस्से में, तुम्हें मार नहीं रहा, तुम्हारे शरीर में जो दर्द हो रहा है उसे कम करने के लिए इंजेक्शन लगा रहा हूँ। ये इंजेक्शन लगते ही तुम्हारे शरीर में हो रहा दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और तुम फिर चुपचाप से इंडिया वापस चले जाना। और अगर दोबारा तुम मुझे इस शहर में दिखाई दिए ना तो मेरे आदमी उसी समय तुम्हें गोली मार देंगे। अमित शान की बात सुनकर अपना सर हिला देता है। शान का आदमी अमित की रस्सी को खोल देता है और उसके सिर में इंजेक्शन लगा देता है। कुछ देर में अमित के सिर में जो असहनीय दर्द हो रहा था वह भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अमित जल्दी से उठते हुए शान और संजना के सामने अपना हाथ जोड़कर बोलता है, थैंक यू तुम दोनों को, कि तुम दोनों ने मुझे माफ कर दिया। मैं अब हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ और अब कभी भी तुम लोगों की जिंदगी में लौट कर वापस नहीं आऊंगा। फिर संजना की तरफ देखकर, एक आखिरी बार तुमसे माफी मांग रहा हूँ संजना, आई एम सॉरी। मैं कभी भी तुम्हारे लायक था ही नहीं। तुम शान के साथ हमेशा खुश रहो, यही मेरी दुआ है। संजना धीरे से अपना सर हिला देती है। अमित और हमें अमित के लिए हमेशा हमेशा के लिए उन दोनों की जिंदगी से चला जाता है। रुद्र के मेंशन में शान और संजना की सगाई की तैयारियां चल रही थी। पूरे मेंशन बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। बड़े बड़े वीआईपी गेस्ट और सेलिब्रिटी को भी बुलाया गया था। शाम का समय शान अपने कमरे में तैयार हो रहा था। वहीं उसके साथ सुलोक भी था। वो बेड पर बैठकर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शान उसे मिरर में देखते हुए बोलता है, क्या बात है जीजा जी, आप मुझे देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं साले साहब, देख रहा हूँ कि आपके चेहरे से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही। शान मुस्कुराकर उनकी तरफ देखता है और बोलता है, और अभी ये मुस्कुराहट कभी जाएगी भी नहीं जीजा जी, क्योंकि मैं जिस लड़की से प्यार करता था आज उससे मेरी सगाई है और 2 दिन के बाद शादी। से लोग उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, मान गए साले साहब, आपका प्यार भी सच्चा था, तभी तो संजना आपको मिली, वरना किसने सोचा था कि संजना जिसकी शादी अमित के साथ हो चुकी थी वे आपसे अब आपको मिल सकती है। पर किस्मत को कोई भी नहीं बदल सकता। वो अमित संजना के लायक था ही नहीं और फिर सिर्फ आपके सच्चे प्यार के कारण संजना आपकी जिंदगी में आई है। तो अब उसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कभी भी उसकी आंखों में आंसू ना आए। शान मैं जानता हूँ जीजा जी, पर मैं संजना को सारी खुशियां देने की पूरी कोशिश करूंगा। सुलोक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। शान कुछ देर में पूरी तरह से तैयार हो जाता है। वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने मैरून कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और अपने बालों को जेल से सेट किया हुआ था। हाथों में महंगी घड़ी, सोने की घड़ी, चले गले में चैन, किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। वो सुलोक उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, आप तो पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, पर आपकी होने वाली दुल्हन तो अब तक तैयार नहीं हुई कि नहीं पता नहीं। शान ठीक है, मैं उसे देख कर आता हूँ। ये बोलकर भी कमरे के बाहर जाने लगता है। तभी सुलोक उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है, क्या कर रहे हैं आप साले साहब, आप ऐसे नहीं जा सकते। शान क्यों नहीं जा सकते? सुलोक को तैयार हो रही होगी और वहाँ उसके साथ सनिया और भाभी और नैना भी होगी, तो आप ऐसे उनके कमरे में नहीं जा सकते। शान में जा सकता हूँ, संजना मेरी होने वाली पत्नी है और मेरा पूरा हक है उसे जाकर मिलने का, उसे देखने का। ये बोलकर शान वहाँ से चला जाता है। सुलोक उसे आवाज लगाते ही रह जाता है। शान कुछ देर में कमरे के अंदर आता है। मैं तभी उसकी नजर संजना पर जाती है। संजना ने मैरून कलर की नेट एम्पायर डी लहंगा चोली पहनी हुई थी जिसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, उसने हल्का मेकअप किया हुआ था। शान उसे देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है, हाय लगता है आज तो मेरी जान लेकर ही रहोगी संजना। संजना के साथ उस कमरे में संजना, नैना और सनिया भी मौजूद थे। सनिया ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और नैना ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो दोनों
बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी सरैया संजना और नैना शान की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखती है। शान दरवाजे के पास से खड़ा संजना को देखकर मुस्कुरा रहा था। सरैया फिर शान के पास आकर उसके कान पकड़ कर बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो देवर जी? शान भाभी मेरे कान छोड़ो, अगर मेरा कान बाहर निकल गया तो सगाई में बिना कान का अच्छा नहीं लगूंगा। सरैया उसका कान छोड़कर बोलती है, पर आप यहाँ का क्या कर रहे हैं? शान वो मैं संजना को देखने आता, सगाई में सारे गेस्ट को देखने से पहले मैं मेरी संजना को देखना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आया। क्या कुछ देर में संजना को मिल सकता हूँ प्लीज? शान ये बहुत ही मासूमियत के साथ बोलता है। सरैया उसके गल पर हाथ रखकर प्यार से बोलता है, ठीक है, पर सिर्फ 10 मिनट में। और नैना कमरे के बाहर ही खड़े हैं। शान मुस्कुराकर थैंक यू भाभी। सरैया और नैना फिर मुस्कुराकर कमरे से बाहर चली जाती है। शान संजना की तरफ देखने लगता है। संजना शर्मा को अपनी पलकें छुपा लेती है। शान फिर कमरे का दरवाजा अंदर से लगाकर संजना की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। शान संजना के पास आकर उसके दोनों हाथ थाम लेता है और प्यार से उसके चेहरे को देखने लगता है। संजना भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। शान उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोलता है, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जिसे प्यार करता हूँ उससे आज मेरी सगाई होने वाली है। कहीं ये कोई सपना तो नहीं? संजना संजना उसकी बात सुनकर उसे देखती है और फिर जोर से उसके हाथ में पिंच कर देती है, जिससे शान की चीख निकल पड़ती है। संजना ये क्या कर रही हो? संजना मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, मुझे आपको यकीन दिला रही हूँ कि ये कोई सपना नहीं है। शान हल्के उसको अपने करीब खींच कर उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोलता है, हाँ समझ आया कि ये कोई सपना नहीं है, हकीकत हकीकत है। बोलकर वो अपने होठ संजना के होठों के करीब लाने लगता है। तभी संजना शान के होठों पर अपने होठ रख देती है और बोलती है, किस मत करना। शान क्यों? क्या हुआ? मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। शान उसकी बात सुनकर उसे आंखें दिखाता है। संजना अपना सर नाम हिलाकर बोलती है, मैं किस नहीं करने दूंगी। शान अच्छा ठीक है, नहीं कर रहा हूँ किस, हाथ तो हटाओ अपना। संजना अपने होठों से अपना हाथ हटा लेती है। शान भी फिर भी टेबल पर रखा काजल उठाकर उसके कान के पीछे लगाते हुए बोलता है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो संजना, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। संजना उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है और फिर उसके गले से लग जाती है। कुछ देर बाद शान और संजना हॉल में सबके बीच आ जाते हैं। सरैया नैना और सभी सारे घर वाले वहीं मौजूद थे। रोज उठ सरैया को ही देख रहा था। सरैया भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी सगाई में थोड़ा समय बाकी था, इसलिए कुछ मेहमान खाने पीने में अपना फोकस करने लगे थे। रुद्र सरैया के पास आकर उसका हाथ पकड़ उसे स्टेज पर ले जाता है। सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक मैन लाइट उन दोनों के ऊपर पड़ती है। सभी उन दोनों को देखकर चेयर पर बैठ जाते हैं और गाना स्टार्ट हो जाता है। रुद्र मुस्कुराकर अपना एक हाथ सरैया की कमर पर रखता है और उसका दूसरा हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। सरैया उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा रही थी। रुद्र फिर सरैया के पीछे जग की तरफ पलटता है और अपने दोनों हाथ उसके पेट पर रखकर उसे गोल गोल घुमाता है। अगले ही पल वो सरैया को अपनी तरफ पलटता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। रुद्र और सरैया बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे। सभी उन दोनों को डांस करता हुआ देख मुस्कुरा रहे थे। गाना जैसे ही खत्म होता है तभी रुद्र सरैया को अपने गले से लगा लेते हैं। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। रुद्र सरैया को अपने गले से लगाए खड़ा कर सरैया अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखती है। सब उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सरैया फिर धीरे से रुद्र से बोलते, रुद्र जी गाना खत्म हो गया। रुद्र की आंखें बंद थी, अभी भी वो सरैया को अपनी बाहों में भरे हुए था। वो आंखें बंद किए हुए उससे बोलते, हाँ मुझे पता है कि गाना खत्म हो गया। सरैया तो फिर मुझे छोड़े। रुद्र उसकी बात सुनकर उसे और कसकर अपनी बाहों में भरते बोलता, नहीं मेरा अभी मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का, पर हम सब हमें देख रहे हैं। रुद्र सरैया की बात सुनकर उसका चेहरा अपने हाथ में थामकर प्यार से बोलता है, देखने दो, मुझे से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सबके सामने भी तुम्हारे साथ रोमांस कर सकता हूँ और मेरा बस चले तो सारी जिंदगी तो मैं ऐसे ही अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपने बाबा सरैया को अपने गले से लगा लेता है। रुद्र और सरैया एक दूसरे के गले लगे हुए थे। तभी तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठता है और रुद्र सरैया रुद्र से लग होकर स्टेज के नीचे चली जाती है। रुद्र भी उसके पीछे चला जाता है। कुछ देर के बाद शान और संजना स्टेज पर आते हैं क्योंकि सगाई का मुहूर्त हो चुका था। सरैया एक थाली में रिंग लेकर उनके पास आती और शान को तो पहले रिंग देती है। शान रिंग लेकर मुस्कुराते हुए संजना की मुंह की तरफ देखता है। संजना भी मुस्कुरा रही थी। शान संजना की हाथ पकड़कर पहले उसके हाथ पर किस करता है और फिर उसे रिंग पहना देता है। सरैया फिर संजना को रिंग देती है। संजना शान की तरफ देखती है तो शान जल्दी से अपना हाथ आगे कर देता है। संजना देखकर हंसने लगती है। तभी शान उसका हाथ पकड़कर खुद ही अपने हाथ में रिंग पहनाकर ताली बजाने लगता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। शान फिर संजना का हाथ पकड़कर उसे अपने गले से लगा लेता है और उसके माथे पर किस कर लेता है। सारे मेहमान उन दोनों पर फूल फेंकने लगते हैं। रुद्र भी सरैया के पीछे आकर उसी के ऊपर फूल डालता है। सरैया पलट उसकी तरफ देखते हैं। रुद्र भी सरैया के कान में धीरे से बोलता है, हमारी सगाई तो हुई नहीं थी। सरैया नाम में अपना सिर हिला देती है। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर गार्डन में लाता है। सरैया गार्डन में देखते वहां अंधेरा था। ये देखकर वो रुद्र से बोलते, रुद्र जी सारे मेहमान अंदर है तो सिर्फ हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्र पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और फिर अपने एक हाथ से उसकी आंखें बंद कर देता है। कुछ देर के बाद जब अपना हाथ हटाता है तो सामने का नजारा देखकर सरैया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। पूरा गार्डन लाइट से सजाया गया था जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। गार्डन के बीच एक टीवी लगा हुआ था जिसमें रुद्र और सरैया की शादी के वीडियो चल रहे थे। सरैया उस वीडियो को देखकर मुस्कुरा देती है और उस पल को याद करने लगती है जब उसकी शादी रुद्र से हुई थी। रुद्र फिर सरैया के सामने आकर खड़ा हो जाता है और प्यार से उसके माथे पर किस करके बोलते हैं, हमारी शादी तो गलती से हुई थी, जो मेरी जिंदगी की सबसे यादगार और अनमोल गलती थी। हमारी सगाई नहीं हो पाई थी तो मैं आज उसी वक्त तुमसे सगाई करना चाहता हूँ। बोलो तुम करोगी मुझसे सगाई? सरैया मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला देती है। रुद्र अपनी जेब से 2 रिंग निकालता है। उसने पहले से सारी तैयारी करके रखी थी। वो एक रिंग सरैया के हाथ में पकड़ा देता है और दूसरी रिंग लेकर सवेरे सरैया की उंगली में रिंग पहनाता है और फिर उसके हाथ पर किस कर लेता है। सरैया मुस्कुरा देती है। रुद्र फिर
अपने हाथ आगे करता है, सनिया उसकी उंगली में रिंग पहना देती है। रोज उसके दोनों गालों पर किस करता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसके गले लगते है, उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। सनिया उस ऊपर की तरफ देखती है पर रुद्र तो उसके चेहरे को ही देख रहा था। सनिया बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। दोनों काफी देर तक यूं ही एक दूसरे की बाहों में लगे रहते हैं। थोड़ी देर बाद रुद्र फिर सनिया का हाथ पकड़ उसे अंदर हॉल में मेहमानों के बीच ले आता है। शान रेडी होकर अपने कमरे के बाहर आता है तो पूरे मेंशन को देखकर उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। पूरा मेंशन फूलों और लाइटिंग से सजा गया था जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। शान फिर नीचे आता है। नीचे सभी कामों में लगे हुए थे। सुरखा जी शान को देखकर बोलते, बैठ गया तू, जो जाकर तैयार हो जाए, थोड़ी देर में तेरी हल्दी की रस्म होगी। शान अपनी माँ की बात सुनकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर के बाद वो तैयार होकर बाहर गार्डन में आता है। बाहर गार्डन में गद्दे लगाए जा रहे थे और हल्दी की रस्म की तैयारी की जा रही थी। वहीं रुद्र सबको काम समझा रहा था। रुद्र के साथ अवंतिका जी और स्नेहा भी वहीं मौजूद थी। अवंतिका जी फिर स्नेहा से बोलती, स्नेहा जाओ तुम भी तैयार हो जाओ और जाकर देखो संजना तैयार हुई या नहीं। स्नेहा अपना सही लाकर वहां से चली जाती। वो फिर संजना के कमरे में जाती। संजना ने पीले कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसने हल्का मेकअप किया हुआ था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सनिया उसके पास आकर टेबल से काजल उठाकर उसके कान के पीछे लगाते हुए बोलती, तू तो बहुत खूबसूरत लग रही है संजना। संजना सनिया की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। सनिया आगे बोलती है, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर गार्डन में चलते हैं, हल्दी की रस्में शुरू होने वाली है। संजना माँ से हिलाती है। कुछ देर बाद वे तैयार होकर संजना के कमरे में आती है और संजना को लेकर बाहर गार्डन में चली जाती है।